नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रैक्टिस सेट के साथ देखते हैं कि आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो देखते हैं। पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीली अधिकार क्षेत्र को निम्न में से कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो जो अपीली क्षेत्राधिकार है इसे कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो दीवानी मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं। अगला है फौजदारी मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं। संविधान के निर्वाचन के मामले दीवानी, फौजदारी या अन्य, ठीक है ना। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। सभी जो है अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछा है कि फौजदारी मामले में उच्च न्यायालय, है ना, फौजदारी मामले में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर अपील की जा सकती है ना। तो जैसे फौजदारी कोई मामला है और उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में यदि अपील करना है तो कैसे की जा सकती है, देखते हैं इसको। तो इसमें दिया है, यदि उच्च न्यायालय ने अपील होने पर किसी व्यक्ति की उन्मुख का आदेश रद्द कर उसे आजीवन कारावास का दंड दिया हो तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अब तक राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से विधि एवं तथ्य के प्रश्न पर कितनी बार परामर्श मांगा है ना। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अगर ऐसा लगता है कि कोई विधि या तथ्य का ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया हो तो वह क्या करता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, ठीक है ना। तो कितनी बार मांगा है इसी को पूछ रहा है। तो कितनी बार मांगा है, 9 बार लगभग अब तक राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग चुका है। अगला है, राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को पहली बार किस मामले को विचारार्थ निर्देशित किया था। तो ये कौन सा मामला ऐसा था, दिल्ली विधि अधिनियम के मामले में सबसे पहले राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श जो है मांगा था, पहला मामला रहा है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनराविलोकन शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में क्या है, पूछ रहे हैं। तो ये कम है। जो न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति दी गई है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में कम शक्ति प्रदान की गई है ना। अगला प्रश्न पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसे है, संसद को। संसद ही सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन कर सकती है और अन्यथा कोई नहीं। अगला दिया है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय या आदेश भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किन न्यायालयों के लिए आवश्यक रूप से मान्य हैं। तो किस निर्णयों के लिए आवश्यक रूप से मान्य हैं। तो उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और मुंसिफ न्यायालय, उपयुक्त में से सभी न्यायालयों के लिए आवश्यक रूप से मान्य हैं। ये कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय या आदेश भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किन न्यायालयों के लिए आवश्यक रूप से मान्य है। तो ये तीनों न्यायालयों के लिए आवश्यक रूप से मान्य किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, मीरा साहिबा फातिमा बीबी, यानी फातिमा बीबी जो थी वो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश चुनी गई थी। अगला प्रश्न है,
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो संसदीय भाषा हो या सर्वोच्च न्यायालय की भाषा हो, ये भाषा क्या है? अंग्रेजी है। इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है, पूछा है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की भाषा क्या है, कौन सी है? तो अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी भाषा, आपकी संसद की भी भाषा अंग्रेजी है ना? और सर्वोच्च न्यायालय की भी भाषा अंग्रेजी है, उच्च न्यायालय की भी भाषा अंग्रेजी है। तो इस तरह से प्रश्न जो है बराबर कंपटीशन में आते रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है भारतीय संसदीय प्रणाली के संदर्भ में किस संसदीय दल का मुख्य सचेतक वह व्यक्ति होता है जो यह सुनिश्चित करने के लिए पदनामित किया जाता है कि दल के सदस्य पर्याप्त संख्या में सदन में उपस्थित हों और वे महत्वपूर्ण मुद्दे पर दल द्वारा निश्चित की गई नीति के अनुसार मतदान करें? लोकसभा राज्य सभा में सरकारी पक्ष का मुख्य सचेतक कौन होता है? तो छोटा सा प्रश्न पूछ रहा है कि लोकसभा या राज्यसभा में सरकारी पक्ष का मुख्य सचेतक कौन होता है? तो कौन होता है? संसदीय मामले का मंत्री होता है ना? संसदीय मामले का मंत्री ही लोकसभा राज्यसभा में सरकारी पक्ष का मुख्य सचेतक होता है। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है छठी केंद्रीय विधानसभा 14 अगस्त 1947 के बाद अस्तित्व में नहीं रही और भारतीय संविधान सभा को, जो 9 दिसंबर 1946 में कार्यरत थी, देश के विधानमंडल के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया। यह अस्थायी संसद कब तक अस्तित्व में रही है? तो ये अस्थायी संसद कब तक अस्तित्व में रही, यही पूछ रहा है। तो ये रही है 17 अप्रैल 1952 तक, है ना? 17 अप्रैल 1952 तक ये अस्थायी संसद जो है अस्तित्व में रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहे हैं कि संसदीय विशेषाधिकारों के मामले में अंतिम निर्णय कौन होता है? अंतिम निर्णायक कौन होता है? संसदीय विशेषाधिकार में के मामले में अंतिम निर्णायक कौन होता है? तो अंतिम निर्णायक स्वयं संसद होता है ना? स्वयं संसद ही अंतिम निर्णायक माना जाता है। तो संसदीय विशेषाधिकार में स्वयं संसद ही अंतिम निर्णायक माना जाता है। अगला प्रश्न है गणेश वासुदेव लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयन आयंगर। तो गणेश जीबी मावलंकर नाम गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। तो गणेश वासुदेव लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम आयंगर थे। तो आयंगर ही उपाध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्य करता है? संसदीय मामले के मंत्री की देखरेख में। संसदीय मामले के मंत्री की देखरेख में कार्य करता है। अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए अर्हताएं, यही पूछ रहे हैं। तो वह भारत का नागरिक हो, तो सही बात है, वह भारत का नागरिक हो। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, ये भी सही है। वह संसद या किसी राज्य विधान मंडल का सदस्य न हो, ये भी सही है। यदि हो तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा राज्यपाल पद के लिए। हाँ, अगर चुना जाता है तो इसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा ना। अगला प्रश्न है पूछ रहे हैं कि राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखिए, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के अधिकार और दोनों की शक्तियाँ और दोनों के कार्य लगभग बराबर माने जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे अब पूछ दिया कि राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अगर राष्ट्रपति दे देगा तो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है कि राज्यपाल को निम्न में से किस प्रकार की शक्ति नहीं प्राप्त है। तो राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति नहीं प्राप्त है, देखते हैं। तो विधायी शक्ति प्राप्त है, कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है ना, न्यायिक शक्ति भी प्राप्त है, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति यह जो है यह राज्यपाल को नहीं प्राप्त है, यह राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राज्यपाल निम्न में किसकी नियुक्ति नहीं करता। तो राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों का, है ना। राज्य के उच्च न्यायालय के जो सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल नहीं करता है। जैसे उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होंगे या मुख्य न्यायाधीश होंगे तो उनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल नहीं करता है, तो उनकी नियुक्ति एक चैनल के द्वारा कराई जाती है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। तो एक होती है, यानी राज्यपाल जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्यों की नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति जो है लोकसभा में कितना करता है, 2 करता है, ठीक है ना। अगला है, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है में निम्न में किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो राज्यपाल जो है राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्न में से किस क्षेत्र के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो देखते हैं, साहित्य के क्षेत्र में है, सही बात है, विज्ञान के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है, सहकारिता के क्षेत्र में है, सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो कोई निश्चित सीमा नहीं है इसके लिए, है ना, कोई निश्चित सीमा नहीं है। अगला है, संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल कि निम्न में कौन सी शक्तियाँ समान मानी जाती हैं। तो कौन सी शक्तियाँ समान मानी जाती हैं, इसको देखते हैं। संबोधन करने का अधिकार, सही बात है, राष्ट्रपति को भी प्राप्त है और राज्यपाल को भी है। संदेश भेजने का अधिकार, ये भी दोनों लोग को प्राप्त है। सत्रावसान करने का अधिकार, सही बात है, राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों को है। आहूत करने का अधिकार, ये भी दोनों राज्यपाल और राष्ट्रपति को है। विघटित करने का अधिकार, ये भी राष्ट्रपति और राज्यपाल को। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल का निर्णय ले सकता है। यानी कह रहा है कि विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है। तो विधानमंडल में यदि विधेयक, तो उसमें क्या निर्णय ले सकता है, यही देखते हैं। स्वीकार कर सकता है, सही बात है, कोई विधेयक को स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, दोनों कर सकता है। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये भी सही है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो इसमें उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्यपाल निम्न में से किन विषयों से संबंधित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो मतलब कौन से ऐसा विधेयक होगा या कौन से ऐसे विषय का विधेयक होगा जिसे राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। तो संपत्ति के अनिवार्य रूप से स्थगित करने से संबंधित, सही बात है, ये कर सकता है।
राष्ट्रपति के विचार के लिए इसे रिजर्व रख सकता है। और क्या, उच्च न्यायालय की शक्तियों के अल्पीकरण से संबंधित, तो उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। संपत्ति और उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करने के संबंध में यदि कोई विधेयक जो है लाया जाता है तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए उस विधेयक को आरक्षित रख सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा कितने विनिर्दिष्ट मामले के संबंध में राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुदेश के बिना अध्यादेश नहीं जारी कर सकता, है ना। ये कह रहे हैं कि संविधान द्वारा कितने विनिर्दिष्ट मामले के संबंध में राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुदेश के बिना अध्यादेश नहीं जारी कर सकता, तो 3 इसमें होगा। 3 विनिर्दिष्ट मामले में, जैसे विनिर्दिष्ट मामले में जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल हो, है ना, राष्ट्रपति शासन हो, वित्तीय आपातकाल हो, ऐसी स्थिति में यदि कोई मामला बनता है विनिर्दिष्ट का, तो राष्ट्रपति को, राज्यपाल को ये अधिकार है कि वह राष्ट्रपति से अनुदेश किए बिना नहीं जारी कर सकता कोई अध्यादेश। अगला प्रश्न है, निम्न में किन स्थितियों में राज्यपाल ने अपने विशेषाधिकार के अंतर्गत कार्य करता है? थोड़ा शब्दावली इसकी बड़ी मिस्टेक लिखी गई है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो शब्द सही बैठते नहीं। तो पूछ रहा है, निम्न में किन स्थितियों में राज्यपाल अपने विशेषाधिकार के अंतर्गत कार्य करता है? तो कौन सा विशेषाधिकार राज्यपाल को प्राप्त है जिसके अंतर्गत वो कार्य करता है? तो इसको देखते हैं। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में, ये तो सही बात है। चलिए, एक सही हो गया। किसी विधेयक को राष्ट्रपति की संतुष्टि हेतु आरक्षित करने की स्थिति में, ये भी सही है। विधानसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की स्थिति में भी सही है। विधानसभा या मंत्रिपरिषद को भंग करने की स्थिति में ये भी सही है। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही माना गया। ठीक है ना। ये जो है, ये राज्यपाल अपने विशेषाधिकारों के अंतर्गत कार्य करता है। ये सभी मामलों में कार्य करता है। अधिवेशन बुलाना, मंत्रिपरिषद भंग करना, है ना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की स्थिति में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? तो असम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आया है कई बार, तो असम है। केवल एकमात्र राज्य जो है असम है। इसके संबंध में जो खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम जो है निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है, यह अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहे हैं कि वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था? तो भगवान सहाय। ठीक है ना। राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में? तो भगवान सहाय की अध्यक्षता में क्या किया था? राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति बनाया था। ठीक है ना। तो राज्यपाल का और राज्य विधानमंडल का तनाव रहा होगा कोई किसी मामले पर, तो उस पर जो है एक समिति गठित की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो सोने के पिंजरे में निवास करने वाले चिड़िया के समतुल्य होता है, तो ये कहा था सरोजिनी नायडू ने कहा था। श्रीमती सरोजिनी नायडू का ये वक्तव्य है। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई थी? तो किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई थी? तो केरल में सबसे पहले जो है गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है 1957 में।
ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं। तो इस समय तो करंट अफेयर में आप लोग देख लीजिएगा, 7 था, संभवतः 9 हो गया होगा या 7 ही होगा कि जहाँ द्विसदनात्मक विधानमंडल है, 9 होगा। इसको देख लीजिए करंट अफेयर में कि वो सर्च करा लीजिएगा गूगल पे कि वर्तमान समय में कितने किन किन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अगला है विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन था। तो विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन था, तमिलनाडु था। अगला है संविधान के अनुसार किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधानसभा की सीटें है ना, विधान परिषद के जो सीटें हैं विधानसभा की सीटों की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बताइए कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई है। तो कम से कम 40 निश्चित की गई है। वो ये तो बात कह रहे हैं कि जैसे जितनी विधानसभा के सदस्यों की संख्या होगी 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए विधान परिषद की संख्या, विधान परिषद की सदस्यों की संख्या। लेकिन इसके लिए न्यूनतम एक मानक बनाया गया है कि 40 सदस्य होना अनिवार्य माना जाएगा। अगला है विधान परिषद के सदस्य निम्न में से किनके द्वारा निर्वाचित या मनोनीत किए जाते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य किसके द्वारा, देखते हैं, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, पहला है। दूसरा है राज्य की स्थानीय निकायों के निर्वाचक मंडलों द्वारा। अगला है राज्य के स्नातकों के निर्वाचक मंडलों द्वारा, राज्य के शिक्षकों के निर्वाचक मंडलों द्वारा, राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा, उपयुक्त में से सभी। यह सभी हो जाएगा, ठीक है ना। स्थानीय निकाय निर्वाचक मंडल, तो ये सभी जो है। अगला है विधान परिषद। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। तो इसके सदस्य कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। तो हर दूसरे वर्ष कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, 1/3 सदस्य, 1/1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष आते हैं जाते हैं इस तरह से। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी आवश्यक है। तो कितनी आयु होनी आवश्यक है, 30 वर्ष। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। अगला किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। तो स्वाभाविक है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है। सबसे कम तो जम्मू कश्मीर में। अगला है निम्न में से केवल किस संघ शासित क्षेत्र में विधान परिषद है। तो विधान परिषद जो है संघ शासित क्षेत्रों में कहाँ पे है, यही पूछ रहे हैं। तो कहाँ पे है, तो ये है एक दिल्ली में है और दूसरा पांडिचेरी में। 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ क्या है कि संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा है। दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा। अगला प्रश्न है विधानसभा के सदस्यों की संख्या कम से कम 60 होनी चाहिए और कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 से कम 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। इसकी सदस्य संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में विधान सभा की जो सीटें हैं कितने हैं इस समय, 403, ठीक है ना। कितनी है, 403। अगला है हाँ इसको देख लीजिए, 403 ही है ये। 425 दिया है, कहीं 422 देता है, कहीं 480 दे देता है। अगला है
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन हेतु उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है, जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है। विधानसभा संकल्प निम्न में से किस प्रकार पारित करती है? तो संकल्प पारित जो विधानसभा में किया जाता है, कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, 2/3 सदस्यों द्वारा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्साधन कर दिया गया था? तो 57 में विधान परिषद सृजन किया गया, 85 में सृजन, ये आंध्र प्रदेश में रहा, आंध्र प्रदेश में किया गया था ऐसा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, संघ शासित क्षेत्र के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला है, निम्न में से किन संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है? देखिए बहुत मज़ेदार प्रश्न है, कई बार आया है, इम्पोर्टेंट है। तो उपराज्यपाल जो पद दिया गया है, दिल्ली में भी उपराज्यपाल होता है, पांडिचेरी में भी होता है, दमन दीव में उपराज्यपाल होता है, अंडमान निकोबार द्वीप में, ये चारों केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? देखिए ये सब प्रश्न जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुख्य आयुक्त किस प्रशासक को, कहाँ के प्रशासक कहा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जैसे प्रदेश में अन्य प्रदेशों में राज्यपाल होता है, उसी तरह चंडीगढ़ में मुख्य आयुक्त होता है, और दिल्ली, पांडिचेरी, दमन दीव, अंडमान निकोबार द्वीप में उपराज्यपाल होता है। अगला है, दादर और नागर हवेली एवं लक्षद्वीप के प्रशासक का क्या निर्दिष्ट किया गया है? तो क्या है? प्रशासक होते हैं, यानी कि दादर एवं नागर हवेली, ठीक है, दादर एवं नागर हवेली और लक्षद्वीप में कौन नियुक्त किया जाता है? प्रशासक, यानी प्रशासक यानी कि ये राज्यपाल होता है, एक तरह से राज्यपाल का पद नाम ही प्रशासक रखा गया है। ठीक है ना। तो दादर और नागर हवेली और अगला है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न जो है तीनों बहुत इम्पोर्टेंट आए भी हैं। संघ शासित क्षेत्र जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो जिसके पास विधायिका नहीं है संघ शासित क्षेत्र में, तो उसके लिए विधि का निर्माण स्वाभाविक है, संसद करेगी, है ना, संसद करती है। अगला है, निम्न में से किन संघ शासित क्षेत्रों में शांति, प्रगति, सुशासन के लिए राष्ट्रपति को विनियमन करने की शक्ति प्राप्त है, जो संसद की विधायी शक्ति का अध्यारोपण करती है? तो इसमें जो होगा थोड़ा सा, निम्न में से किन संघ शासित क्षेत्रों में शांति, प्रगति, सुशासन के राष्ट्रपति को विनियमन किया गया है, संसद को विधायी शक्ति? ये होगा दादर और नागर हवेली, ये ऐसा राज्य है जहाँ राष्ट्रपति को कई प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है ना। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो अब देखिए ये जो अनुच्छेद 370 था ये हटा दिया गया है, तो ये बहुत पुरानी उस समय की बुक रही होगी, तो इसको क्या किया गया है? क्वेश्चन डाल दिया गया है। सारे क्वेश्चन जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित हैं, तो जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में जो क्वेश्चन था अब वो समाप्त हो गया। इसमें सर राज्य का दर्जा और क्या क्या था। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नए राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड के गठन के बाद भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हो गए? तो 21 हो गए, है ना, 21 हो गए।
अगला पूछ रहे हैं, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? तो क्या अर्हताएं होनी चाहिए देखते हैं। वह भारत का नागरिक हो, ये तो सही बात है। उसकी आयु 62 वर्ष हो, तो उच्च न्यायालय में 62 वर्ष, हाँ 62 वर्ष हो। उसने भारत के क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो और किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता रहा हो। उपयुक्त में से सभी होगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए तो कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई, कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? तो अगर मान लीजिए कुछ काम पेंडिंग में है और राष्ट्रपति को अधिकार है कि अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, तो कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए की जाती है। तो 2 वर्ष के लिए राष्ट्रपति जो है अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। चलिए ठीक है साथियों, जैसा कि मुझे विश्वास होगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी उसी तरह से आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।